नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं डिजायर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को जो है सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कल जो हमने कंसेप्ट के साथ जो है फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करवा दिया था। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज में कुछ इसके साथ कंसेप्ट को ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसमें एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद देन क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा बेहतर से इस चीजों को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को जो है क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा गया है। क्वेश्चन करने से पहले मैं क्लियर करा देना चाह रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, चलो एक एक करके क्लियर करते हैं। और इसमें से फर्स्ट जो हमारे पास है एचसीएफ को करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी को मासा कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में महत्तम समापवर्तक यानी मासा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एनसीईआरटी ने तो एचसीएफ लिख के ही काम चलाया है, पूरा स्पष्ट किया हुआ है। तो चीजों को जो है क्लियर करने के लिए एचसीएफ पे क्या किया जाता है कि देखो, सबसे पहले मैंने गणित इस चैप्टर में क्या पढ़ाया है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, उसमें चीजों को यानी किसी भी संख्याओं को मैंने गुणनखंड करने का तरीका समझाया है। ठीक है, अगर ये चीज गुणनखंड करने का तरीका आप लोगों को नहीं क्लियर है तो जाकर के पुराने वीडियो लेक्चर को देखिएगा और वहां से देन आइएगा एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन को, ज्यादा बेहतर से क्लियर होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पर हमें अभाज्य गुणनखंड मिलता है। कैसा मिलता है, हमारे पास जो गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड मिलता है। और अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन मल्टीपल होते हैं, यानी कॉमन प्राइम नंबर होते हैं, उन्हीं की सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटी घात को ही सेलेक्ट करते हैं, तो वो चीजें हमारे क्या आती है, एचसीएफ आती है, उसी का मल्टीपल होता है। यानी देखो इसमें ये चीज को लिख के क्लियर करते हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ जिसको उभयनिष्ठ का सेंस नहीं मालूम होगा उसके लिए मैं इंग्लिश वर्ड ही लिख दे रहा हूं, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ तो कॉमन यानी अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात को लेना है। यानी एक चीज देखो, सबसे छोटी घात को हम लोग लेते हैं, किसके लिए लेते हैं और किस फॉर्मेट में लेते हैं, तो यानी गुणनफल के रूप में लेते हैं। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात के गुणनफल को एचसीएफ कहा जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को मासा कहते हैं। ठीक है, देखो अगर एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर किया जाए तो ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। देखो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर से दो नंबर से ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है जिसमें है एक 25 है, एक संख्या हमारे पास 25 है, और दूसरी संख्या जो हमारे पास है ये हमारे पास है 75। तो इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यानी मासा निकालने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनखंड करो, यानी दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे भाग विधि से। तो सब लोग जानते हो 25 यानी 25 का गुणनखंड क्या आएगा, 5 × 5, यानी क्योंकि 5 का गुणा 5 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 5 हमारे पास जो आया है ये अभाज्य संख्या है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया। 75 का अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो 75 किससे कटता है, तो इसके लिए मैंने कुछ रूल बता रखा गया है कि भाग विधि को अप्लाई करो
और उसके हमें गुणनखंड मालूम चल जाएगा क्या आने वाला है। जैसे ये 75 2 से कटेगा, बताओ 2 से कटने वाला नहीं कटेगा। रीजन है क्योंकि अंतिम संख्या किसी भी 2 से तब कटता है जब अंतिम संख्या या तो 0 हो या तो 2 से कट रहा हो। मतलब ओवरऑल अगर 2 से अंतिम संख्या किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है 2 से कट रहा है तो वो संख्या कट जाती है। अब यानी कि 5 है अंतिम अंक तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा तो मैंने 3 से काटने का नियम यह बता रखा गया है कि संख्याओं के अंकों को जोड़ लो। जैसे 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटती है, तो 3 से 12 कटता है, कहोगे हाँ कट जाएगा। तो एक्चुअल में ये 75 जो है ये 3 से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा कटने के बाद, क्या होता है 25 से 75 हो जाता है। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब 25 किससे कटेगा, तो सब जानते हो 5 से कटता है, क्योंकि 5 संख्या तभी कटता है जब उसके अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। तो यहां पर 5 से कट जाएगा, पचोम क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 5 किससे कटेगा, तो 5 हमारा अभाज्य संख्या, ये 5 स्वयं 5 ही से कटेगा। 5 करने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया 75 का, 75 का गुणनखंड आ गया 3 गुणे 5 गुणे 5 आ गया, 3 गुणे 5 गुणे 5। अगर इसी चीज को जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 2 बार लिखा गया यानी 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना इसी को, यानी 25 को और यानी 75 को क्या लिख सकते हैं, यही चीजें लिखा जा सकता है। इसका गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में एक चीज देखो, एचसीएफ निकालने के लिए करना क्या रहता है। एचसीएफ निकालने के लिए हमने तरीका ये बताया है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात को लेते हैं, उसके गुणनफल को लेते हैं, यानी वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया है, एचसीएफ के लिए अब एक्चुअल में देखो इसमें सबसे पहले जो गुणनखंड किया गया, इस गुणनखंड में देखो कॉमन नंबर क्या है, कॉमन जो है कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, तो कॉमन कहोगे क्या है, 5 है, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब अगर कॉमन है 5 है तो मैंने कहा इसमें कॉमन एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन नंबर को देखते हैं, कॉमन अभाज्य नंबर को देखते हैं। अब जो कॉमन के सबसे न्यूनतम घात, सबसे छोटी घात को एचसीएफ में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहां पर देखो 5 के पावर क्या है, 2 है, यहां भी 5 की पावर 2 है, तो दोनों का घात गुणनखंड में समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने आप में यही न्यूनतम भी है, यही अपने आप में हाईएस्ट भी है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन नंबर जो है यानी अभाज्य गुणनखंड है, वही एचसीएफ में सम्मिलित होता है, ठीक है। लेकिन उसके सबसे छोटी घात, अगर यहां बाय द वे मान लो ये 5 की पावर यहां पर 1 होता, 5 की पावर 1 होता यहां पर बाय द वे मान लो, और यहां 5 की पावर 2 है, तो सबसे यानी कि एचसीएफ क्या होता तब इसका एचसीएफ होता है जिसकी पावर सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा पावर 5 की पावर 1 होता, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाता, 5 की पावर 1 आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया है कि एचसीएफ होता क्या है, किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए उसमें उभयनिष्ठ जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या आती है, उसके सबसे छोटी घात को अगर ले लिया जाए, उसके सबसे छोटी घात के गुणनफल को अगर ले लिया जाए तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। चलो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एचसीएफ को समझते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, यानी एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसी को बोलते हैं लासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को लासा से बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लासा। चलो इसको समझते क्या होता है। प्रत्येक संख्याओं को सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में जो कर रहे हैं उसमें जो भी सभी हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं, उस गुणनखंड में सबसे बड़ी पावर जो होगा उसके गुणनफल को, यानी प्रत्येक यानी अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी पावर जो होगी यानी सबसे बड़ी घात जो होगी उसी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, किसमें, एलसीएम में, ठीक है। चलो इस चीज को लिख के क्लियर करते हैं, देन एग्जांपल देंगे तो चीजें और बेहतर क्लियर होगी। देखो क्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात के गुणनफल को एलसीएम कहा जाता है, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो इस अगर यानी सबसे बड़ी घात को ले लिया जाए, फैक्टराइजेशन किया गया है और उसके सारे प्रत्येक संख्याओं में, प्रत्येक गुणनखंड के यानी प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के सबसे बड़ी घात को सम्मिलित किया जाता है, तो वो हमारा क्या आता है, एलसीएम में आता है, सम्मिलित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक तो मैं ले रहा हूं 20 और दूसरी संख्या ले रहा हूं मैं क्या, कुछ भी ले लेते हैं, समथिंग ले लेते हैं, जैसे ले लिया गया क्या, 40 ले लिया गया, 40 ले लिया गया। दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यानी 20 का हम सब जानते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एक तो 4 पंचे 20 होता है, तो यानी 4 को तोड़ा जा सकता है अभाज्य संख्या में 2 गुणे 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 का हमारे पास क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो 4 पंचे 20 होता है, 4 को हम जानते हैं 2 गुणे 2 में तोड़ा जा सकता है, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 40 को कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अगर भाग विधि से करना चाहें तब भी फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहे तब भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 पंचे क्या होता है, 40 होता है, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, अगर 40 का गुणनखंड नहीं क्लियर हो रहा है कि कैसे किया गया, तो आप लोग भाग विधि से कर देना। 40 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 20 को किससे काटा जा सकता है, 20 को 2 से अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 10 में तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटती है, तो 5 करने क्या हो जाएगा, 5। तो देखो यही चीजें आए ना, 2 × 2 × 5 आ गया। ठीक है, अब मैंने ये बताया है, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये बेस समान है, यानी आधार जब 2 का समान है तो घात जुड़ जाती हैं, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे क्या आ जाएगा, 5। यहां पर क्या है, 2 के आधार समान है तो यहां घातें जुड़ जाएंगी, घात कितना है, 1 1 1, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 3, गुणे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया है कि एलसीएम में क्या सम्मिलित किया जाता है, कि प्रत्येक संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे अधिकतम वाला घात, कौन सा घात लेते हैं, सबसे बड़ा घात लेते हैं। तो बताओ यहां पर 2 जो हमारे पास उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ शब्द को केयर नहीं करते है, तो उसकी सबसे बड़ी घात, और जो उसमें जो कॉमन नहीं है वो अपने आप में तो बड़ी होता है। तो प्रत्येक संख्याओं को सम्मिलित, अभाज्य गुणनखंड को सम्मिलित किया जाता है एलसीएम में। तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो बताओ एलसीएम में जो है, एलसीएम में छोटी घात ली जाएगी कि बड़ी घात ली जाएगी, तो मैंने बताया सबसे क्या बड़ी घात ली जाएगी। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर क्या सम्मिलित कर दिया जाएगा एलसीएम में, 3। अब यहाँ 5 यहां भी है, 5 यहां पर भी है, तो 5 अपने आप में घात तो दोनों का समान है। जब घात अगर समान रहती है तो अपने आप में क्या है, वो बड़ा भी अपने आप में है, छोटा भी, मतलब इक्वलिटी में है ना, तो इक्वलिटी में वही संख्या ले ली जाती है, यानी बराबर है, तो इसमें 5 ऐसे सम्मिलित कर लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम आ गया। अगर इसी संख्या का कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन, क्या निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालो, तो इसी का अगर हमें एचसीएफ निकाल रहे होते, तो एचसीएफ अगर इसी क्वेश्चन का हम लोग कर रहे होते तो क्या आता, एचसीएफ में मैंने ये बता रखा गया है कि जो उभयनिष्ठ यानी एचसीएफ के लिए सबसे खास बात यह है कि कॉमन एलिमेंट को देखते हैं, किसको, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, 2 हमारा अभाज्य गुणनखंड है और दोनों में है। तो एचसीएफ में सबसे छोटी घात को ले आता है, किसको ले सम्मिलित किया जाता है, सबसे छोटी घात को। तो सबसे छोटी घात 2 के पावर 2 है कि 2 के पावर 3 है, तो सब कहोगे 2 के पावर 2 है, तो एचसीएफ के लिए 2 के पावर 2 लिया जाएगा, और इसके गुणनफल, और गुणनफल लगा करके, और क्या कॉमन है, देखो यहाँ 5 भी कॉमन है, तो 5 दोनों में है और घात दोनों का समान है, तो 5 भी यहां सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 20, और इसका एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 40, और एचसीएफ कितना आ गया, 20। ठीक है, तो ये चीज होता है एचसीएफ और एलसीएम का
कंप्लीट जो है कंसेप्ट। इसके अलावा आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है एलसीएम एचसीएफ की, ये सबसे बेहतर कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके साथ जो है कुछ क्वेश्चन दे रखा गया है, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे, जो एनसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन दे रखा गया है। तो क्वेश्चन दे रखा गया है, क्या चीजें देखो, इसमें दे रखा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आता है कि नहीं। ये चीजें भी जांच करनी है साथ साथ। तो इस कंसेप्ट को भी क्लियर करा दे रहे हैं। फर्स्ट संख्या क्या है, 26 है और 91 यानी क्या है, 91 है। तो पहले इन संख्याओं का गुणनखंड करके चीजों को क्लियर करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एक तो हमारे पास फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है, इसमें 26 दे रखा गया है और क्या दे रखा गया है, 91। इसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं और गुणनखंड करके जो है सबसे पहला काम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 26 का आप सब बताओ गुणनखंड क्या होता है, 26 का गुणनखंड क्या हो, सब बताओ क्या होता है। तो कहोगे 13 दूना क्या होता है 26, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 13 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 26 का। 91 का डायरेक्ट अगर जिसको टेबल याद है तो बता सकते हो, 13 सत्ते 91 होता है। अगर टेबल नहीं याद है तो आप लोग भाग विधि यूज कर लो। भाग विधि में क्या होता है कि सबसे पहले छोटी संख्याओं से काटना स्टार्ट करते हैं। अगर बताओ 2 से कटेगा 91, मैंने बताया 2 से तब संख्याएं कटती जब उसका अंतिम अंक क्या 2 से कट रहा हो, लेकिन यहाँ 1 है तो 2 से इसका अंतिम अंक क्या है 1 है, इसलिए 2 से ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 से जब ये चीज नहीं कट रहा है तो फिर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 को कटने का नियम बताया है कि अंकों को जोड़कर अगर 3 से कटता है तो कट सकती है पूरी संख्या। 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, और 10 3 से कटता है, नहीं कटेगा पूर्णतया, इसलिए ये 3 से भी नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कटेगा ही नहीं। 5 से भी अगर कटने का नियम देखा जाए तो 5 के लिए अंतिम अंक या 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 2 और 3 से नहीं कट रहा है 6 से, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। फिर 7 से काटते हैं, तो 7 से अगर काटेंगे तो कितनी बार 7 एकन्नी कितना होता है 7, और 2 हमारे पास क्या आ गया, शेषफल आ गया। 2 हमारे पास शेषफल, एक अंतिम अंक नोट कर लिए। तो अब बताओ 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21 यानी 91 हमारा कट गया पूरा का पूरा। अब 13 किससे कटेगा, 13 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही कटता है। तो ये पूरा इसका फैक्टर हो गया, क्या आ गया 7 गुणे 13, ये इसका अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ गया। मतलब ये हमारे पास अभाज्य संख्या थी, इसका गुणनखंड यही आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है क्या, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए करते क्या है कि सबसे पहले उभयनिष्ठ देखते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों गुणनखंड में। तो कॉमन एलिमेंट यहां पर 13 है, यहां भी 13 है, तो उसकी सबसे छोटी घात को लेते हैं। लेकिन घात समान होने पर वही अपने आप में छोटी भी है, वही अपने आप में बड़ी है, इसलिए 13 को ही लिख लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल है ना। तो इक्वल है इसका मतलब एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया 13 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम के लिए मैंने बताया है कि प्रत्येक गुणनखंड करने पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो उभयनिष्ठ है उसके अधिकतम घात को लेते हैं, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी अपने आप में अधिकतम गुणनफल के रूप में अधिकतम घात ही लिया जाता है ओवरऑल। तो 13 यहां पर अपने आप में यहां उभयनिष्ठ है तो इसका अधिकतम घात क्या होगा 13 ही हो जाएगा। और 2 यहां पर है, 2 यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अधिकतम गुणनखंड अधिकतम घात क्या होगा, अपने आप में ये अधिकतम ही होगा। तो इसलिए 2 नोट कर लिया गया। यहाँ 7 है तो 7 को भी अपने आप में अधिकतम घात ही है, क्योंकि दूसरे वाले गुणनखंड में नहीं है, तो पहले वाले गुणनखंड में, इसलिए अधिकतम घात यही हो जाएगा और इसका गुणनखंड क्या हो गया, यही आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम भी यही आ गया, क्या आ गया, एलसीएम हमारा क्या आ गया 13 गुणे 2 गुणे 7, एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया। अब मुझे एक कंसेप्ट इसमें कह रहा है करने के लिए, कह रहा है इसमें चीजें और थोड़ी पूछी गई है, तो एक कंसेप्ट है साथ साथ यहां पर ध्यान दे देते हैं। कंसेप्ट क्या है, उसमें चीजें फार्मूला टाइप का है, इस चीज को भी थोड़ा केयर करना आप सब। देखो अगर 2 हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो, यदि इस चीज को थोड़ा केयर करिएगा सारे स्टूडेंट जो भी है, क्या यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो
तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होता है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी a इंटू बी का जो गुणनफल आएगा इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होगा। यानी किसके इक्वल होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। या दूसरे शब्दों में ऐसा समझ लो, कोई प्रथम संख्या दिया है, दूसरा कोई दूसरा संख्या दिया है, प्रथम संख्या दिया है कोई और कोई द्वितीय संख्या दे रखा गया है, तो दोनों के गुणनफल जो होगा वो उसके एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी ऐसा समझ लो, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लासा गुणे मासा के बराबर होता है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जहां पर दोनों संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक होंगी। ठीक है, चलो अब इसमें ये चीजें कहा गया है, इसी में थोड़ा ऐड करने के लिए कहा था कि इसमें ये चेक करना है, जांच करना था कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर उसके लासा मासा के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो चलो इसका जांच भी कर लेते हैं, इसी चीज में सोल्यूशन में इसका जांच भी कर लेते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहां पर क्या करेंगे? जांच करते हैं। क्या जांच करना है? हम लोग ये जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है, लासा गुणे मासा के बराबर होता है, यानी एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, दोनों संख्याओं गुणनफल, यही चीजों का जांच करना है। तो दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या है? एक 26 है और दूसरा क्या है? 91 है। इनका लासा क्या आया है, यानी एलसीएम कितना आया है? इसका एलसीएम आया है 13 गुणे 2 गुणे 7 और मासा कितना आया है? तो मासा यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहां पर 13 भी नोट डाउन कर लिया गया। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो, इसको हमें वेरीफाई ही करना था, केवल जांच करना है। तो 26 गुणे 91 ये चीजें ऐसा ही छोड़ दो, जांच ही तो करना है केवल। अब क्या 13 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और जो है 13 दूना 26 यानी दोनों ये संख्याओं का यूज हो गया। अब फिर 7 का अगर 13 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाए? 91। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, तो 91 आ गया। अब देखो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी दायां साइड और बायां साइड अगर देखा जाए, दोनों साइड क्या है? इक्वल है। इसलिए ये चीजें जांच हो गया, यानी वेरीफाई हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर इसके लासा गुणे मासा के बराबर आता है। ठीक है, तो यही जांच करना था, ऐसे ही हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो देन अगला क्वेश्चन जो है आप लोग सेम इसी प्रोसेस के द्वारा, अगला क्वेश्चन जो है इसी प्रोसेस के द्वारा आप लोग कर सकते हो। और आपके लिए ये अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा गया, ये होमवर्क है। और नए वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ और चीजों को जो है क्लियर कराते हुए। तो बड़ा नहीं हो जाएगा गुरुजी? 3 है, हम करा देंगे, नहीं बड़ा नहीं हो जाएगा। तो फिर चलो ठीक है, कट करके। हमें लगा कि बड़ा हो जाएगा। तो वो चीजें कट कर लीजिएगा जहां छोड़े वहां से। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है इसी में दे रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसी में सेकंड का दूसरा क्वेश्चन दे रखा गया। क्या दे रखा गया है? तो इसमें भी वही एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आता है गुणनफल के। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा गया है 510 और 92 दे रखा गया है। तो इस संख्याओं का गुणनफल हम करके चेक करते हैं और जांच भी करते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ भी निकालते हैं। 510 है, क्या दे रखा गया है? 510 और दे रखा है क्या? 92 दे रखा गया है, यानी सेकंड का
दूसरे का सेकंड दे रखा गया, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि गुणनखंड करो, फिर चीजें आगे सोचते हैं क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। अब 510 का गुणनखंड किस किस को डायरेक्ट ही आता है, जिसको डायरेक्ट आता है तो कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूं, फिर भाग विधि से भी बताऊंगा, दोनों विधि से क्लियर करूंगा। सबके लिए मैं पढ़ाऊंगा, जो अपने आप को तेज मानते हैं उनके लिए भी पढ़ाऊंगा, और जो बच्चे अपने आप को कमजोर मानते हैं उनको भी मैं तेज बनाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं डिजायर पॉइंट के चैनल के द्वारा। तो हम दोनों को ध्यान में रख के चीजों को एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 510 को अगर हम गुणनखंड करें शॉर्ट फॉर्मेट में, तो हम सब लोग जानते हैं 51 किसका फैक्टर होता है। तो कहोगे 51 17 से 51 होता है, यानी 3 का मल्टीप्लाई अगर 17 से कर दिया जाए तो 17 से 51 होता है। अच्छा, इसमें 510 को लिख सकते हैं 51 गुणे 10, ऐसा लिख सकते हो ना कि 51 का 10 से गुणा करोगे 510 हो जाएगा। अब 10 का फैक्टर क्या होता है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पंचे 10। अब देखो सारी संख्या अभाज्य गुणनखंड में आ गया, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या होता है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य हो गए। तो ऐसे ही चीजें आराम से मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके चीजें आ गई। लेकिन जिसको ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है उसके लिए क्या है, भाग विधि है। भाग विधि के द्वारा भी इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। देखो कैसे करेंगे, जैसे 510 को हम लोग किससे काट सकते हैं, तो 2 से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है, या 2 से कट रहा हो तो पूरी संख्या क्या होती है, 2 से कटती है। तो इसलिए 510 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी क्या होगा, नहीं टेबल ऐसा 2 का पढ़ना है कि 5 की इक्वल हो या 5 से छोटी हो। तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। एक हमारे पास शेषफल बच गया, एक संख्या यहां नोट डाउन कर लिए, 11 हो गया। अब 11 के इक्वल आना चाहिए, टेबल ऐसा पढ़ो 2 से, या उसके इक्वल हो या इससे छोटी हो। तो 2 पंचे क्या होता है, 10। तो फिर हमारे पास एक शेषफल बच ही गया, क्या बच गया, एक शेषफल, और लास्ट संख्या क्या है, लास्ट अंक क्या है, 0। तो अब कितने टेबल पढ़ा जाए कि 10 कट जाए, तो 2 पंचे क्या होता है, 10। तो 255 से क्या हो गया, 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटा जा सकता है। अब इसमें बताओ 255 को किससे काटा जा सकता है। मैंने बताया अंतिम अंक जिसका 5 हो वो 5 से कटता है, लेकिन 3 से भी कट सकता है। कब, जब उसके अंकों का योग पूरा का पूरा 3 से कट रहा हो। तो बताओ इनके अंक जो हमारे पास दे रखा गया 255 में, 2 + 5 + 5 जोड़ो कितना आ गया, 5 + 5 10, और 10 2 12। 12 जो है 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कहोगे हाँ बिल्कुल कटता है। तो अगर 3 से ये कटता है तो चीजों को हम पूरी संख्याओं को 3 से काटा जा सकता है। 3 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो 3 से जो है हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं 555 में। अब कैसे कटेगा, देखो 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 25 के बराबर है या 25 से छोटा हो। तो 3 छक क्या हो जाएगा, 18, 3 7 21, 3 8 क्या हो जाएगा, 24। तो यानी 8 बार में इसको क्या हो रहा है, नियर अबाउट पहुंच जा रहा है 24। 3 8 क्या हो जाएगा, 24। और एक हमारे पास इसका शेषफल बच गया, और यहां पर अंतिम अंक क्या है, 15। तो 3 पचे क्या होता है, 15। क्या आ जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा, यानी 85 से ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 3 से ये संख्या कटेगी, क्या आएगा, 85 आ जाएगा। अब बताओ 85 क्या 3 से कटेगा, कहोगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि 8 5 क्या होता है, 12, 12 जो है 3 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो चलो काट लेते हैं 3 से। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, और 2 शेषफल बच गया, और फिर आ गया कितना आ गया, 25 आ जाएगा। नहीं 8 5 होता है 12 नहीं, 8 5 13 होता है। 8 5 13 होता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा 13। तो इसलिए 3 से अब नहीं कटने वाली है, 3 से ये नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, आगे देखते हैं किससे कटने वाला है। फिर 3 से अब तो ये नहीं कटने वाला है, तो फिर किससे कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से काटने का नियम यही होता है कि अंतिम दोनों अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटती है। तो ये 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 से काटते हैं, क्योंकि अंतिम अंक 5 दिख रहा है। तो 5 करने क्या हो जाएगा, 5, और 5 सते क्या हो जाएगा, 35, यानी 5 से कट गया। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या केवल स्वयं से कटता है, दूसरी संख्याओं से नहीं कटता है। तो 17 करने क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगी। तो यहां इसका फैक्टर मिल गया, किसका मिल गया फैक्टर, 510 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। ठीक है, 17 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, और कोई संख्या 2 बार नहीं आए, इसलिए इसका घात जो होगा यही होगा। अब 90 2 92 है, 92 का अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो कैसा होगा, गुणनखंड करेंगे तो 92 जो है किससे कट सकता है, बताओ।
2 से तो कट जाए, क्योंकि अंतिम अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 से अगर कोई अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो 2 चौके क्या आ जाएगा, 8, एक शेषफल बचेगा और ये हो जाएगी, अंतिम अंक 2 है तो 12 हो जाएगा। 12 किससे कटेगा, 6 से। 2 छक 12 होता है, ठीक है। अब 46 भी है, 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया, 4, 2 3 6। और 23 हमारा कैसा संख्या, आभास संख्या। तो आभास संख्या हमेशा अपने आप से ही कटता है, मतलब स्वयं से ही कटता है। तो 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा। 23 से करने के आ गया 23, तो इसका भी आभास गुणनखंड आ गया, गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 23 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ निकालना है इसका, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए जो प्रोसेस है, एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोसेस है, मैंने बताया कि एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा के लिए क्या करना पड़ता है कि जो सबसे इसमें उभयनिष्ठ संख्या है, मासा के लिए हमेशा गुणनखंड में क्या ढूंढेंगे, जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उसके सबसे छोटी घात को लिया जाता है। जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है मासा में, यानी कि इसमें एचसीएफ में। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 2 यहां पर एक बार आया है, 2 यहां पर 2 बार आया, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 के पावर 2 और गुणे क्या लिख सकते हैं, 23। हाँ यही लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें 2 यहां पर क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन आया है। तो जो कॉमन एलिमेंट होता है, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है, उसी को मासा में सम देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी घात को, अब 2 के पावर यहां 1 है, 2 के पावर यहां 2 है, तो इसमें बताओ कौन सी घात सबसे छोटी है, तो कहोगे 2 के पावर 1 ही सर छोटा होता है। तो इसमें 2 के पावर 1 ही छोटा है। और बताओ कोई कॉमन है, तो यही ले लिया गया एचसीएफ में। और कोई बताओ कॉमन एलिमेंट है, जब कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में नहीं देखते, क्योंकि एचसीएफ में हमेशा कॉमन अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ को। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमने क्या बता रखा गया है कि उभयनिष्ठ इसमें जरूरत नहीं है कि उभयनिष्ठ ही हो, उभयनिष्ठ हो या ना हो, फिर भी इसमें अधिकतम घात को लेते हैं। किस घात को लिया जाता है, अधिकतम घात को लिया जाता है। देखो, जो अगर इसमें कॉमन है उसके अधिकतम घात को, जो अपने आप में कॉमन नहीं है वो अपने आप में क्या होते हैं, अधिकतम ही होते हैं, तो उसको ऐसे गुणनफल के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब एचसीएम में देखो क्या होगा कि एलसीएम में 2 के पावर यहां 1 है और 2 के पावर यहां 2 है। तो मैंने बताया है कि एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात जो होगा वही एलसीएम में सम्मिलित किया जाएगा। तो 2 के पावर 1 सम्मिलित किया जाएगा, 2 के पावर 2, तो सब कहोगे 2 के पावर 2 सर बड़ी घात है, इसलिए एलसीएम में यही सम्मिलित किया जाएगा। अब जो यहां पर कॉमन नहीं है उसको भी क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में सम्मिलित कर लेते हैं। देखो यहां पर 3 यहां तो है ही नहीं है दूसरे वाले फैक्टर गुणनखंड में, तो 3 अपने आप में क्या है, अधिकतम घात है, इसके गुणनखंड को, गुणनफल को सम्मिलित कर लिया जाएगा। 5 अपने यहां कॉमन ही नहीं है, तो 5 अपने आप में क्या है, अधिकतम घात है, इसके गुणनफल को सम्मिलित कर लिया जाएगा। 17 यहां कॉमन नहीं है, तो 17 भी क्या हो जाएगा, अपने आप में अधिकतम घात है, और ये जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा। 23 यहां पर है और यहां 23 नहीं है पहले वाले गुणनखंड में, तो 23 भी अपने आप में क्या हो गया, अधिकतम घात, और इसको भी सम्मिलित कर लिया गया। इन सारे के गुणनफल को एलसीएम कहा जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, तो ये चीजें आ गई हमारे पास। अब यहां पर क्या करना है, जांच करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच करके बताइए, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो चलो हम लोग जांच करते हैं। क्या करेंगे, जांच करते हैं, ठीक है। चलो इसको जांच करते हैं, क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो अब दोनों संख्याओं हम लोग कैसे जांच करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही जांच करना है ना, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आएगा, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आएगा, एचसीएफ के इक्वल आएगा। यही होता है, इसी को जांच करना। क्या वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इसको वेरीफाई करके दिखाओ, जांच करके दिखाओ। तो दोनों संख्या गुणनफल करो। दोनों संख्याएं क्या है, एक तो 510 है और दूसरा क्या है, 92 है। 510 है और दूसरा क्या है, 92 है। और दूसरे एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, एलसीएम देखो कितना आ गया है, एलसीएम आया कितना, 2 के पावर 2, ये तो आया 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या आ गया है, 17
गुणे क्या आ गया, 23 आ गया, ठीक है। और एचसीएफ कितना आया है, इसका एचसीएफ कितना आया, 2 आ गया है, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आया है, 2 आ गया है। तो दोनों चीजें यहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हमने इस चीज को लिख लिया। अब क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर ये नहीं कैलकुलेट करके बताना है कि ओवरऑल डाटा कितना आया, यहां पर ये करना है कि दोनों साइड क्या इक्वल आ रहा है। अगर दोनों साइड इक्वल आया इसका मतलब ये दोनों संख्याओं गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 92 है, तो 92 का फैक्टर क्या होता है, 92 का फैक्टर क्या होता है मैंने यहां पर बता रखा है। गुणनखंड कितना होता है 92 का, 4 गुणे 23, तो यानी 2 के पावर 2 और 23 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगा ना, तो हाँ आ जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो 2 के पावर 2 और 23 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 92, 90 2 92 आ गया। अब बाकी जितने भी डिजिट हमारे पास बची हैं, जितने भी अंक यहाँ गुणनफल के रूप में हैं, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, देखो 3 पचे क्या हो जाएगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई अगर 17 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 510 आया है, कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। तो देखो दोनों पक्ष क्या बराबर हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये जो हम जांच कर रहे थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम एचसीएफ के बराबर आता है तो वो चीजें बराबर हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल ये चीजें क्या हो गया, वेरीफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये चीजें कंफर्म हो गया कि हाँ दोनों संख्या गुणनफल जो होता है एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोनों संख्याओं गुणनफल करके भी लिखोगे, लेकिन एक्चुअल में इसके डाटा की जरूरत नहीं, बस जांच करना हमको। अगर गुणा करके देखोगे तब भी, अब एक्चुअल में गुणा करोगे तो डिजिट तो सेम ही आएगा ना। हाँ हाँ हो सकता है कि क्लास में टीचर ऐसा पढ़ाया गया हो कि 510 का मल्टीप्लाई 92 से करके एक निश्चित डाटा आ जाएगा, यानी निश्चित संख्या आ जाएगा, और दोनों पक्ष में करोगे अब इक्वल ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ही हमारी ये चीज क्या हो गया, हाँ बिल्कुल, हाँ इधर भी 46,920 ही आएगा, मल्टीप्लाई करो क्योंकि सेम डिजिट है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ क्योंकि 510 का गुणा जब करेंगे 92 के साथ तो 46,920 आएगा। कितना आएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो ऊपर मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 46,920, इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो यही डाटा आएगा। और 92 का मल्टीप्लाई जब 510 में करोगे तब भी कितना आएगा 46,920। हो सकता है आप लोग के टीचर क्या किए हों, मल्टीप्लाई करके दोनों चीजों में वेरीफाई किए हों, देन जाकर के कहे हों कि इस चीज को प्रूव किया गया है, ठीक है, वेरीफाई हुआ। तो सेम ही बात है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अगर छोटी संख्याओं को लेकर के इस चीज को समझा जाए, इस डाटा को, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तब भी 6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तब भी 6 आएगा। तो ये चीजें तो क्लियर है कि डिजिट सेम है, यानी संख्या सेम है, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल तो आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ नीचे अगर ये चीजें लिखकर छोड़ देंगे यहां पर तब भी हमारा क्या हो गया, नंबर पूरा बोर्ड एग्जाम में क्लियर पूरा मिलेगा, कंप्लीट नंबर। हाँ लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं, इस सिद्धम लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी चीज को इस सिद्धम बोला जाता है। आप लोग के क्लास में टीचर लिखाते होंगे ना इस सिद्धम, या फिर जो भी कुछ लिखाते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, देख लेते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग इतना आसान विधि से समझाया गया, इतने छोटे छोटे बातों को क्लियर किया गया कि हमारा हो गया कि नहीं हो गया। इस चीज को आप लोग क्लियर करके आप सब स्टूडेंट बताइएगा।